यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सारे सीबीएसई बोर्ड के हैं? सन के कितने बच्चे हैं? मार्च से कितने आए हैं? अरे मतलब दूसरे स्कूल से, सीकेसी वगैरह से। ओके, जीपीएस और किसी स्कूल के आरएनएस वगैरह से बच्चे हैं कोई क्या? एमपीएस, ओके, और किसी स्कूल के बच्चे? ओके, गुड। देखो बच्चों, अभी तक हमने 2 साल बड़े मज़े किए ना? हमने कुछ नहीं पढ़ा, जो भी पढ़ा गूगल ने पढ़ा। 9th भी हमने ऐसे ही निकाला, हाँ। बट अब ऐसी दुआएं नहीं करनी कि 10th भी ऐसा निकले, ठीक है ना? क्योंकि जो बच्चे 10th से 12th में आए हैं ना, अगर उनका ड्रीम था कि हमें आईआईटी करना है या हमें नीट करना है या हमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, तो अभी तक उनके सारे ड्रीम्स टूट चुके हैं। उसका रीज़न ये है कि 2 साल हमने सिर्फ गूगल खेला। क्वेश्चन आया, पड़ोसी को बोला क्वेश्चन ये है, उसने आंसर सर्च किया और हमने आंसर लगाया। स्कूल के ग्रुप के अलावा हमारे कई और ग्रुप होते थे, तुम ये आंसर सर्च करो, हम ये करते हैं, होता था ना ऐसा? हाँ, तो कितने अच्छे से बोल रहे, यस सर। तो ठीक है, हो गया। बट बच्चों 9th 10th 11th 12th 9th 10th हमारा बेस बनाता है जो हमें 11th 12th में काम आता है, ठीक है? उसमें से 1 साल हम गंवा चुके हैं, बट स्टिल वी हैव 1 more year, दैट इज 10th क्लास। ओके, 10th क्लास में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जो भी है, ठीक है, हम मोस्टली प्रायोरिटी देते हैं मैथ और साइंस को। बट ये भूल जाते हैं कि मैथ अगर 100 मार्क्स की है तो एसएसटी भी तो, इंग्लिश भी 100 मार्क्स की है, यस और नो? अगर हमारे मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आ गए, मान लिया हमने, ठीक है, और एसएसटी में हमारे 75 आए, तो एवरेज कितना हो गया? ठीक है, यस और नो? देखो अभी हम कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे हैं कि 80% बना हमारा, कितना बना? 100 प्लस 75 कितना हुआ? कितना परसेंट बना? कोई नहीं, हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? अभी हम बायो पढ़ रहे हैं। ओके, तो कहने का सिंपल सा फंडा ये है कि हमें सारे सब्जेक्ट पर फोकस करना है। क्लियर ये चीज? सेकंड थिंग, आप जिस भी स्कूल में हो, जिस भी क्लास में हो, ठीक है, फ्रेंडशिप अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, बट जो तुम्हारा पड़ोसी है ना, वो तुम्हारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। देख लो कौन है पड़ोसी, ठीक है? वो तुम्हारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। क्लियर ये पॉइंट? अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, देखो साल भर बायो पढ़ते रहेंगे, आज लेक्चर सुन लो बस, ठीक है? हाँ, देखो खुश हो गए, पढ़ेंगे बेटा, बायो भी पढ़ेंगे अपन, रुक जाओ। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, अब जो तुम्हारे ये ईयर्स मूव करेंगे 10th 11th एंड 12th, दे विल डिसाइड कि आप किस पोस्ट पर जाओगे, आपका लाइफ स्टाइल क्या होगा, आपका स्टेटस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, एक हॉस्पिटल में सबसे ऊपर लेवल पर होता है डॉक्टर, ठीक है? उसके ऊपर मैनेजमेंट भी होता है, बट जो साइन होने हैं वो किसके होने हैं? डॉक्टर के, ठीक है? उसके बाद नर्सिंग स्टाफ आता है जो इंजेक्शंस वगैरह लगाता है। उसके बाद जो ओपीडी वगैरह पे भैया वगैरह बैठे होते हैं, ये स्टाफ आता है, ठीक है? हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी हमारे पेरेंट्स हमें हॉस्पिटल में दिखाने गए होंगे तो जुगाड़ लगाई जाती है, भैया हमें जल्दी भेज दो अंदर। होता है कि नहीं होता है? यस और नो? या तो हम पहले से ही फ़ोन करके जाते हैं कि हम आए जैसे ही, बस हमें अंदर भेज देना, ये कह के कि हमारा नंबर पहले से ही लगा हुआ है। ऐसा ही करते हैं ना? ठीक है। बट अगर हम एक स्टेटस की बात करें, एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, एक नर्सिंग स्टाफ है, एक नॉन नर्सिंग स्टाफ है, उसके नीचे प्यून है, ये सब कुछ है, ये पूरी एक टीम है।
क्या है? टीम। कोई भी अगर एक सिंगल पर्सन नहीं होगा तो उसके बिना काम नहीं होगा, ठीक है ना। डॉक्टर से अच्छा इंजेक्शन लगाना, बीपी मेजर करना नर्सिंग स्टाफ को आता है, इसलिए डॉक्टर्स ये चीज अवॉइड करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? नर्सिंग स्टाफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें सिर्फ 3 दवाई पता है जो हमें भी पता है। पैरासिटामोल, हाँ देखो, कॉम्बिफ्लेम, हाँ एस्पिरिन डिस्पिरिन जो भी हम लेते रहते हैं, और कुछ 1-2 अभी हमने सीख ली कोविड में, एजिथ्रल, लिम्सी, डोलो, देखो ये हमने सीख ली, ठीक है। बट हाँ, बट डॉक्टर्स को जो पता है वो नर्सिंग स्टाफ को नहीं पता। अब अगर कहीं पर क्लीनिंग की बात आती है तो ना वहां डॉक्टर जाएगा ना नर्सिंग स्टाफ जाएगा, कौन जाएगा? प्यून जाएगा, जो भी सर्वेंट होगा वो जाएगा। यस और नो? अब आप तीनों का स्टेटस देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने पहला पॉइंट ये बोला कि टीम है, कोई भी एक नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा, बट सबसे हाई स्टेटस किसका है? डॉक्टर का। समझ में आ रही है मेरी बात? फिर नर्सिंग, फिर नॉन नर्सिंग, जो भी नॉर्मल स्टाफ है उसका, ठीक है ना। चाहे सर्वेंट हो वो भी इंसान होता है, चाहे नॉन नर्सिंग स्टाफ हो वो भी इंसान है, बंदर जाके नहीं करते, ठीक है। नर्सिंग हो वो भी इंसान ही है और डॉक्टर भी, ठीक है ना। अब खुद सोचो ना कि अगर हम जिस डॉक्टर को दिखाने जाएं आने वाले 15 सालों के बाद अपने किसी बच्चे को, और पता चले वो हमारा पड़ोसी है जो 10th क्लास में बैठा था हमारे साथ, तो कैसा फील होगा? हम कोशिश करेंगे दोस्ती निकालें, यार तुम वहां मिले थे हमको, ऐसे ही करेंगे ना। बट अगर हम ही डॉक्टर बन जाएं तो क्या बुराई है उसमें? जो डॉक्टर था वो हमारा बैचमेट था ना, उसको बायो अमित सर ने पढ़ाई, मैं शाहरुख सर ने पढ़ाई, फिजिक्स केमिस्ट्री ब्ला ब्ला सब ने पढ़ाई, ठीक है। बट था तो वो तुम्हारा बैचमेट ना, तुम्हारे साथ ही 10th क्लास में पढ़ा, तुम्हारे साथ ही स्कूल में पढ़ा, 11th 12th भी तुम्हारे साथ ही किया होगा। उसको आइंस्टीन पढ़ाने तो आया नहीं होगा, न्यूटन पढ़ाने तो आया नहीं होगा। हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी? छोड़ो, हाँ रॉबर्ट हुक। हमने यही तो सीखा 9th क्लास में, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल, दैट्स इट। उसके आगे और उसके पीछे की कहानी हमें नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन। बस ये 2 रॉबर्ट भाइयों के नाम पता है हमको, और सब नहीं आता हमको। तो बच्चों सीधा सा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अब हम 10th क्लास में आ गए हैं, हमें थोड़ा सा स्टूडियस होना है, सीरियस नहीं होना है। क्या होना है? पढ़ना है। अभी तक हमने जितनी भी मस्ती की, जो भी की, जैसा भी टाइम निकला, बट अगर 10th अच्छा कर लोगे तो 11th 12th बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? और अगर 10th में मस्ती की और 11th 12th बिगड़ा तो बेटा साल भर मेहनत करनी पड़ेगी और पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं होगा। और अगर ये 3 years अपने एजुकेशन को दे दिया आपने, विदाउट सीइंग, विदाउट वॉचिंग कि कॉम्पिटिटर हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, अगर आपने एक बार अपना गोल अचीव कर लिया तो थ्रू आउट द लाइफ यू विल एंजॉय। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है ना। एक IITian कौन था? अभी गूगल CEO कौन है? उसकी सैलरी कितनी है ना एनुअल, उसमें कितने जीरो आते हैं ना, हमें वो भी नहीं पता। समझ में आ रही है मेरी बात? ही वॉज ऑल्सो IITian। कहाँ से किया था उसने IIT? हमें नहीं पता। हाँ ठीक है। जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स आप देखते हो, 1-2 साल छोटे से रूम में देखते हैं, वहीं रूम में बड़ा हॉस्पिटल खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनका सैलरी, उनका आउटपुट कितना है ईयरली। समझ में आ रही है मेरी बात? हम जब सपने देखेंगे ना तभी वो सपने पूरे होंगे। अगर हमने सोच लिया है कि हम बड़े होकर एक 12 लाख की, 15 लाख की कोई गाड़ी खरीदेंगे, तो हमेशा हमारे ब्रेन में पता है क्या होगा कि हमें
सिर्फ इतना ही अमाउंट अर्न करना है, ठीक है ना। कुछ लोग साइकिल के भी ड्रीम्स देखते हैं, कुछ लोग आईफोन के ड्रीम्स देखते हैं, ठीक है ना। तो वो ड्रीम्स देखो बट अच्छे ड्रीम्स देखो, ठीक है ना। हाँ, तो जब ड्रीम्स देखोगे ना तभी वो फुलफिल होंगे। अगर हमने अपनी लिमिट बना ली कि हमारे 10th में 85% आ गए, दैट्स इनफ फॉर अस, तो वो 85 के ऊपर आप कभी नहीं जाओगे, ये लिख लो मुझसे, नहीं जाओगे। आप कितनी ही पावर लगा दो आप नहीं जाओगे। और अगर आपने सोचा है कि हमें 95, 97, 98% लाना है, हो सकता है नहीं आए, बट 85 नहीं आएंगे, 92 आएंगे, 94 आएंगे। दैट विल बी बेटर देन 85। अंडरस्टूड दिस थिंग। तो बच्चों अभी से अपना गोल डिसाइड करना है। कुछ बच्चों से जब मैं मिलता हूं ना, 11, 12 के बच्चों से, 12th के बच्चों से, बच्चों क्या करोगे आगे? सर अभी नहीं सोचा। कब सोचेंगे हम? और 12th के बाद ना सोचने का टाइम नहीं होता। आप 12th के बाद रोड पे आके खड़े हो जाते हो, हम यहां पढ़ने जाएं, यहां पढ़ने जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, हमें कुछ भी नहीं पता होता। फिर हम क्या करते हैं? हम BSc करेंगे, हम MSc करेंगे, हम PGT TGT देंगे, यही करेंगे हम सिर्फ, और कुछ नहीं करना। हमें अगर हमें 11, 12th में कॉमर्स लेना है तो हमें CA बनना है। बायो लेकर आप डॉक्टर भी बनोगे, आप नर्सिंग स्टाफ भी बनोगे, आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी बनोगे, आप फार्मर्स भी बनोगे, सब कुछ बनोगे आप बायो लेकर। बट लेवल देखो किस स्टेटस पर आप हो। समझ में आ रही है मेरी बात? दैट स्टेटस मैटर। अभी तुम्हें समझ में नहीं आती ये बात, क्योंकि अभी हम बहुत छोटे हैं, सारी चीजें पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं। जब इस मार्केट में अर्न करने बैठोगे ना, तब समझ में आएगा कि आईफोन कैसे लिया जाता है। अभी नहीं समझ में आता हमें। क्लियर दिस थिंग? बट ले नहीं सकते ऐसी कुछ नहीं है। कुछ चीजें हैं ही नहीं कि हम जो कर नहीं सकते, बट टाइम लगेगा। चीजों को मैनेज करना सीखो, एक गोल बनाओ, कैसे उसको अचीव करना है वो सीखो। क्लियर दिस थिंग? चलो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा जो बायोलॉजी है, साइंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। एक साइंटिस्ट है एरिस्टोटल, नाम सुना है? ही इज नोन एज अ फादर ऑफ बायोलॉजी। स्पेलिंग क्या है? ARISTOTLE। एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। अब भी कभी पूछूंगा ना और नहीं बताया ना तो यहां मुर्गा बनाऊंगा। सुन रहा हो ना? हाँ, हमने अगर कुछ पढ़ लिया क्लास में, नेक्स्ट क्लास में लर्न चाहिए। जितने सन के बच्चे हैं उन्होंने कभी कभी किसी प्रेयर में किसी बच्चे को मारते हुए देखा होगा मुझे। देखा है ना? हाँ देखो, यस सर, ठीक है ना। तो मैं बड़े अच्छे से मारता हूं, बस पढ़ना अच्छे से है, ठीक है ना। पढ़ाई करोगे कोई इश्यू नहीं, नहीं पढ़ोगे बहुत बड़ा इश्यू है। अंडरस्टूड? हाँ चलो अब देखो बच्चों, आपकी जो 10th की बायोलॉजी है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, वो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। क्या है? द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास बायोलॉजी इज लाइफ प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस? बोलो एनीवन अपनी लैंग्वेज में। हाँ, जिंदगी कैसे चल रही है। अब इसको हम इस वे में लेते हैं कि जब हम सो रहे हैं, तो हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है, हम सांस कैसे ले रहे हैं। ये वो वाली जिंदगी है। जिंदगी ना बोले दोबारा, जिंदगी नहीं है। ये कौन सी है? सांस कैसे लेंगे, हमारा हार्ट कैसे वर्क करेगा, हमारा ब्रेन कैसे वर्क कर रहा होगा, हम कौन से ड्रीम देख रहे होंगे, ये सब कुछ क्या है? लाइफ प्रोसेस।
जब हम नाइट में स्लीपिंग मोड में होते हैं, स्लीपिंग मोड में भी हमें एनर्जी की नीड होती है, यस और नो? और जब जब बायो में एनर्जी टर्म बोला जाता है हमें सिर्फ एक वर्ड याद आता है, वो क्या? ATP, एडिनोसाइन एडिनोसाइन। क्लियर ये पॉइंट? ओके, वो एनर्जी हमें किस चीज से मिलती है? नहीं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, बट बॉडी को एनर्जी किस चीज से मिलती है? फूड से। पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, चाउमीन, सब ना बेटा सब खाते हैं। हाँ, अब हाँ बोलो, ठीक है। तो हमें फूड से एनर्जी मिलती है। अब फूड से एनर्जी कैसे मिलती है? फूड का हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है, यस और नो? हम नाइट में फूड लेकर सोते हैं, फूड का ब्रेक डाउन चलता रहता है। ऐसा तो है नहीं कि फूड के ब्रेक डाउन के लिए हमारा मूवमेंट करना जरूरी है, नहीं। हम अगर लेटे रहेंगे, लाइंग डाउन पोजीशन में रहेंगे, स्लीपिंग मोड में रहेंगे, तब भी फूड का ब्रेक डाउन होगा। जब हमारी बॉडी में फूड का ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। क्लियर दिस थिंग? कुछ प्रॉब्लम आ रही क्या? नहीं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। क्लियर दिस थिंग? पहले हमने फूड लिया, उस फूड का डाइजेशन हुआ, क्या हुआ? फिर उस फूड के ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिली, मतलब रेस्पिरेशन। मतलब क्लियर ये दो पॉइंट्स? हम जब स्लीपिंग मोड में होते हैं हमारा हार्ट प्रॉपरली वर्क करता रहता है। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स। जो ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड लेकर जाती हैं दूसरे ऑर्गन्स में, उन ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं? वेन्स। और जो वापस लेकर आती हैं? आर्टरीज। नालायकों, उल्टा होता है। क्या होता है? अपोजिट। द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, that is called artery, which carry blood towards the heart, that is called veins. Clear ये point? Yes. देखो बच्चों, जब हम आर्टरी और वेन्स की बात करते हैं, जब भी कभी आपसे किसी वर्ड की डेफिनेशन पूछी जाए, डिफाइन करने को बोला जाए, हमेशा वो वर्ड डिफाइन करो जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। जब भी हमसे पूछा जाता है व्हाट इज आर्टरी, वी सिंपली से आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी कैरी, बट हमारी बॉडी में ऐसी कई आर्टरीज होती हैं विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड कैरी करती हैं? इसीलिए मैंने आर्टरी की डेफिनेशन क्या दी? आर्टरी इज द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से ब्रेन, हार्ट से बोलो लंग्स में जाएगा, किडनी में जाएगा, और कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? लीवर। कितने होते हैं? 2 या 4? 1। गुड, चलो इतना तो पता है। ओके, और कहां जाएगा? पैनक्रियाज, वेरी गुड। इंटेस्टाइन, स्टमक, ब्रेन जो है नहीं हमारे पास, बट ठीक है जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, जब हम ब्लड की बात करते हैं, जब हम हार्ट की बात करते हैं, दैट इज बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? यस और नो? ओके, तो 1 इज डाइजेशन, 2nd इज रेस्पिरेशन, 3rd इज सर्कुलेशन। यस और नो? ओके, हम फूड लेते हैं, हम वाटर लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है फूड का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी मिलती है, बट कहीं ना कहीं जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जो फूड डाइजेस्ट या फिर जिन फूड के ब्रेकडाउन से हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं, उन टॉक्सिक सब्सटेंस को भी हमारी बॉडी को बाहर निकालना होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर, इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट,
और उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं? हमने फूड लिया, हमने उसका क्या किया? ब्रेक डाउन, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन, डाइजेशन। ओके, डाइजेशन के बाद जब वो फूड सेल के अंदर जाता है, सेल उससे एनर्जी लेती है, तब उस प्रोसेस को, तब उस ब्रेक डाउन को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? देखो समझो, ब्रेक डाउन और रेस्पिरेशन मतलब समझो, हमने फूड लिया, फूड स्टमक में है, स्टमक एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, स्टमक में फूड के ब्रेक डाउन को हम बोलेंगे डाइजेशन। फूड डाइजेस्टेड होकर एब्जॉर्ब होगा सेल्स में, सेल्स के अंदर फूड का ब्रेक डाउन होगा, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्लियर दिस थिंग? उसके बाद हार्ट के थ्रू, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फूड सर्कुलेट होगा, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन। एंड फोर्थ, जब हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी वेस्ट कलेक्ट होगा तो वो हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड। हमने 4 टर्म्स पढ़े, वन इज डाइजेशन, सेकेंड इज, थर्ड इज, फोर्थ इज। ये चारों चीजें हमने किस में पढ़ी? ह्यूमन बीइंग। यस और नो? हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, हम बोल सकते हैं सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। जब यही सारी प्रोसेस प्लांट्स में होती है, किस में होती है? हम अपना फूड नहीं बनाते, प्लांट्स अपना फूड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। और जब वो फूड बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो जैसे ह्यूमन में होता है डाइजेशन, प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस। क्लियर ये पॉइंट? ह्यूमन में डाइजेशन के बाद क्या हुआ? प्लांट्स में भी क्या होता है? क्लियर ये पॉइंट? ह्यूमन में हमने रेस्पिरेशन के बाद क्या पढ़ा? सर्कुलेशन, हार्ट और ब्लड। क्या प्लांट्स में ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता। प्लांट्स में हार्ट नहीं होता, प्लांट्स में ब्लड वेसल्स नहीं होती, बट प्लांट्स में सर्कुलेशन होता है। और वो किससे होता है? जाइलम एंड, जाइलम क्या कंडक्ट करते हैं? वाटर। क्या? फ्लोएम क्या कंडक्ट करते हैं? फूड। फूड मिनरल्स जाइलम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? फ्लोएम के थ्रू होता है। फूड एंड हॉर्मोन्स क्या होते हैं? क्लियर ये पॉइंट? तो फोटोसिंथेसिस हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, सर्कुलेशन हुआ और एक्सक्रीशन भी प्लांट्स में होता है। क्लियर ये पॉइंट? हमने 4 टॉपिक ह्यूमन से रिलेटेड पढ़े, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड प्लांट से रिलेटेड फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। प्लांट्स में हम सर्कुलेशन की जगह वर्ड यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। इन सारे टॉपिक्स को, कितने टॉपिक हो गए टोटल? 8। कितने हो गए? 8। इन सारे टॉपिक्स को हमें एक चैप्टर में पढ़ना है और वो चैप्टर क्या है? क्लियर दिस पॉइंट? दिस चैप्टर विल टेक अप्रॉक्स 2 months टू कंप्लीट। मुंह खुला मत रखो ऐसे। हम चाहें तो 5 दिन में भी खत्म कर सकते हैं जैसे स्कूल्स में होता है, बट हमें वैसे नहीं करना। हमें उस लेवल पर पढ़ना है कि अगर किसी बच्चे का बायो में गलती से इंटरेस्ट बने 11th में लेने का, तो वो 11th में इजीली बायो ले सके। हम 10th में आधी 11th की बायो खत्म करते हैं। समझ में आई मेरी बात? कंडीशंस टर्म्स हैं, इस तरह बना होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हाँ, कंडीशंस क्या हैं? सिर्फ एक और एक, मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा आप उसके नोट्स बनाओगे, नोट्स मैं ही बनवाऊंगा, ठीक है? बट उसके पहले आप नोट्स बनाने का ट्रायल करोगे, ठीक है? हम नोट्स चेक करेंगे, मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा, आप उन नोट्स को सिर्फ और सिर्फ लर्न करके आओगे। समझ में आई मेरी बात? दोनों होगा बेटा, गिव एंड टेक खेलेंगे ना अपन, आदान प्रदान। देखो
क्या होगा तुम्हारे बनाने से और मेरे बनवाने से? जैसे मैंने तुम्हें आज पढ़ाया, ठीक है, ये जो चल रहा है ना तामझाम, ये इसीलिए चल रहा है कि ये वीडियो तुम्हारे मोबाइल पर जाएगा, तुम इस वीडियो से नोट्स बनाओगे, वो नोट्स मैं कल चेक करूंगा। ये नहीं कि डॉक्टर बनना था, ये बनना था, वो नहीं, बायो के नोट्स, ठीक है ना। हाँ, फिर अगले दिन हम नोट्स बनाएंगे, उसके बाद हम उनको अच्छे से लर्न करेंगे। एक बार आपने लेक्चर सुना, दूसरी बार आपने खुद से नोट्स बनाए, तीसरी बार मैं बनवाऊंगा, चौथी बार आप लर्न करोगे, पांचवी बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो टॉपिक लर्न हो जाएगा। वी डोंट बिलीव इन रट्टाफिकेशन, वी बिलीव इन लर्निंग, वी बिलीव इन लर्निंग। क्लियर? हाँ, प्रॉपरली नोट्स बनाना, जो वर्क दिया जाए वो वर्क कंप्लीट करना है। आपके स्कूल में बायोलॉजी की जो भी रिस्पेक्टिव बुक चल रही हो उसको लेकर चलना है, बट एनसीईआरटी लेकर चलना है। 9th तक हमने एनसीईआरटी टच भी नहीं की ना। हाँ, हमने खरीद के मंदिर में रखी, उसकी पूजा की, बस, और कुछ नहीं किया हमने इसके अलावा। कुछ बच्चों ने सिलेबस भी नहीं लिया। सर गूगल पे सब कुछ है। ऑनलाइन ऑफलाइन? गुड। अब हम 10th में आ गए, अब 10th की बात करेंगे। 9th में पता क्या होता है कि टीचर को पता होता है कि बच्चे को कितना आता है और बच्चा कितने नंबर से पास होगा, तो हमें वही पेपर बनाना है जिससे बच्चा, हाँ, 10th में बोर्ड से पेपर आता है। और बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनसीईआरटी पढ़ने की हैबिट डालना। आप 11th में जाओगे, आप 12th में जाओगे, विदाउट रीडिंग एनसीईआरटी आइदर ऑफ केमिस्ट्री, आइदर ऑफ फिजिक्स, आइदर ऑफ बायोलॉजी, आपका सिलेक्शन किसी भी जगह नहीं हो सकता। समझ में आई मेरी बात? yes, और 11th की एनसीईआरटी पढ़ने की हैबिट तभी पड़ेगी जब हम 10th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। 10th की एनसीईआरटी में 1.5 पेज में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है ह्यूमन बीइंग का। वो इतना ब्रीफ देते हैं ना, वो वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे और आप आंसर नहीं दे पाओगे। आप एक बार अभी बायो पढ़ना स्टार्ट करोगे ना एनसीईआरटी से, मैं आपको पढ़ने के लिए टॉपिक दूंगा, टाइटल दूंगा कि बच्चों ये पढ़कर आओ, और गारंटी लिख लो, मैं एक पेज में से आपसे 8 क्वेश्चन पूछूंगा, आपसे 5 नहीं बनेंगे। समझ में आई मेरी बात? तो उसको उस तरीके से पढ़ना है। एनसीईआरटी में बहुत चीजें होती हैं, हर एक मीनिंग, वर्ड का मीनिंग है, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो जो भी जिसके पास बुक हो, एटलीस्ट एनसीईआरटी लेकर उससे पढ़ना स्टार्ट करना है। अंडरस्टूड? अब देखो, हम कुछ सिंपल से टर्म्स आज स्टडी करते हैं। लाइफ प्रोसेस में अगर हमने बात की है डाइजेशन की, सुनना ध्यान से, कुछ भी नहीं लिखना है अभी आपको, सिर्फ सुनो। हमने बात की प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की और ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन। डाइजेशन के भी पहले अगर हम एक वर्ड जाने, दैट इज न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन। अब हम कुछ टर्म्स लिखते हैं यहां पर और उन्हीं को हम आज पढ़ते हैं। वन इज कॉल्ड, बोलो, सेकेंड इज कॉल्ड, थर्ड इज कॉल्ड, नेक्स्ट इज कॉल्ड, P फॉर, इतना आसान होता तो क्या नहीं होता। वन इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड सिम्बायोटिक। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लास्ट बेंच खड़े हो। टेल मी द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ सर जो अपना एग्जाम्पल्स, खाना तो किचन में हम भी बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल पड़ोसी से नहीं पूछना बच्चों, दोनों मिलकर थोड़ा एग्जाम देने जाएंगे। बोलो, अरे कौन बनाता है अपना फूड?
अंडरस्टूड? तो ऑटोट्रॉफ का सिंपल सा मीनिंग हुआ प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। अभी कुछ मत लिखो बच्चा, अभी अपन सिर्फ आज तो मस्ती की पाठशाला, कल से पढ़ेंगे अपन, सब पढ़ेंगे, परेशान मत हो, ठीक है? तो जब भी ऑटोट्रॉफ की बात आती है हम हमेशा लिखते हैं प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, बट प्लांट्स के साथ हमें क्या याद रखना है? बैक्टीरिया। फिर बैक्टीरिया वो कौन से होंगे वो हम जानेंगे, ठीक है? तो हमारा पहला वर्ड क्लियर हुआ, ऑटोट्रॉफ मीन्स ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड, और एग्जाम्पल्स नॉट ओनली प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। बच्चा एल्गी प्लांट्स में आते हैं, फंजाई प्लांट्स में नहीं आते। फंजाई आ रहा डिफरेंट किंगडम, ठीक है? वो तो हमने 9th में कुछ सिलेबस छोड़ दिया, हमने नहीं, बोर्ड ने मतलब, ठीक है? तो उसमें डाइवर्सिटी था जिसमें हमें फंजाई को पढ़ना चाहिए था, तो हमें पता चलता कि फंजाई आर नॉट दी प्लांट्स। क्लियर ये पॉइंट? चलो सेकेंड आओ, हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ आर द ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट मेक देयर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, कई सारे एग्जाम्पल हैं। क्लियर ये पॉइंट? अब आ जाओ सेप्रोट्रॉफ पर, ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स एंड, गुड, एक वर्ड आया डीकंपोजर्स, क्या? जिसमें हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया, और जो बच्चे ने वर्ड बोला था फंजाई, क्या पढ़ते हैं? बैक्टीरिया एंड, तो बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द सेप्रोट्रॉफ। क्या होते हैं? अब एक पॉइंट सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 10th लेवल पर काम ना आए, कभी हायर क्लासेस में काम आए। हम फूड लेते हैं, जब हम फूड को ओरल कैविटी में लेते हैं, फूड अंदर जाता है, तभी उसका डाइजेशन होता है। जब हम फूड को इनगल्फ करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। क्या कहलाती है? इंजेक्शन नहीं, इंजेशन। क्या कहलाता है? व्हाट इज इंजेशन? टू इनगल्फ फूड, यस और नो? ओके, हमने पहले फूड को इंजेस्ट किया, फिर फूड का क्या होता है? डाइजेशन। क्या होता है? बच्चों फूड का डाइजेशन हमारे एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट से स्टार्ट होता है? अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट? बोलो बोलो जल्दी बोलो। नहीं होता। एनीवन एल्स? ईसोफेगस नहीं होता। नो, फूड पाइप ईसोफेगस को ही बोलते हैं। हमारे ओरल कैविटी में ही होता है फर्स्ट डाइजेशन। कभी कभी ट्रायल लेना, हमने राइस लिए या हमने रोटी खाई, ब्रेड चपाती जो भी बोलो आप लोग, उसको कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारा एक स्पेसिफिक या बिल्कुल स्पेशल सीरियल चल रहा होता है टीवी पर, या मैच चल रहा होता है आईपीएल वगैरह, तो कभी कभी क्या होता है हम भूल जाते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, तो मुंह चलता रहता है गाय भैंस की तरह, ठीक है? तो कुछ देर बाद ऐसा फील होता है कि फूड हमें थोड़ा थोड़ा मीठा लगने लगता है। होता है? आज फील करना होता है ना? तो फूड पहले जो मीठा नहीं था, राइस हमने लिए थे वो फीके थे, नमक भी डलाया था, रोटी भी थी, उसमें सब्जी भी थी, कुछ टाइम बाद आप जब फूड कंटिन्यूअस च्यू करोगे तो आपको फूड मीठा लगने लगेगा। इसका मतलब है कि उस फूड का डाइजेशन हो गया। क्या हो गया? इसलिए बोला जाता है कि जो लोग आराम आराम से फूड खाते हैं उनका फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है इन कंपैरिजन टू जो ऐसे ऐसे डालते आते हैं। हम जाते हैं ना पिज्जा खाने, तो अगर 5 स्लाइस हैं और 4 फ्रेंड्स हैं, अब दूसरी किसको मिलेगी? तो उसके लिए कंपटीशन होता है। पहले हम आराम आराम से स्टार्ट करते हैं, और जब लास्ट 2 बाइट्स बचते हैं फिर हम देखते हैं कि हम पहले खत्म करें, तो क्या फायदा खत्म करने का? वो हमने टेस्ट के लिए अंदर तो ले लिया, बट उसको डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ। समझ में आई मेरी बात? दैट इज द रीजन
कि अगर आप फूड को आराम आराम से खाते हो, च्यू करके, उसका डाइजेशन प्रॉपर होगा। क्लियर दिस थिंग? यस और नो? तो फूड का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? माउथ, ओरल कैविटी। क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउथ एंड ओरल कैविटी? बच्चों बायो अब तुम लोगों की स्टार्ट होगी, अभी तक तुम खेल रहे थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउथ एंड ओरल कैविटी? वाह, फेस होता है बेटा पूरा। माउथ इज ओनली कंसीडर्ड एज अ ओपनिंग जो लिप्स से कवर्ड है, दैट्स इट। यस और नो? अंदर वाला पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? याद रहेगा? ओके, हम टॉपिक पर आते हैं। मैंने क्या बताया? हम पहले फूड का इंजेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं? डाइजेशन। जो फंजाई होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो अपनी बॉडी से पहले एंजाइम सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? वो एंजाइम डेड प्लांट्स और एनिमल्स के फूड का डाइजेशन करता है। मतलब वो डाइजेशन कहां हो रहा है? बॉडी के आउटसाइड। और फिर उस डाइजेशन के बाद वो फूड को क्या करता है? अंदर लेता है। दैट मीन्स इंजेशन। दैट मीन्स तो अगर हम ह्यूमन या एनिमल्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स फर्स्ट परफॉर्म इंजेशन, देन फंजाई एंड बैक्टीरिया फर्स्ट परफॉर्म, देन ये सब याद रहेगा? पक्का? कल पूछूंगा। गुड। नेक्स्ट आते हैं हम पैरासाइट में। ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन, अब तुम आके पढ़ा लो यहां। होस्ट इज अ वेरी गुड आंसर, बट उसके पहले वो होस्ट डेड भी तो हो सकता है। वी विल एड लिविंग। ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड parasite. That plant or animal on which parasite depend, that organism is called host. That is called host. अब तुमने host बताया तो बताओ what is the difference between primary host and secondary host? ये देखो, it is out of syllabus. Okay. अच्छा, ऐसे किसी प्लांट का नाम बताओ जो पैरासाइट होता है। दैट इज इंसेक्टिवोरस, नॉट पैरासाइट। वो ग्रीन कलर के होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। दे ओनली ट्रैप इंसेक्ट फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। दे आर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। गलती मत करना इस चीज की। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैसे होते हैं? वो अपना फूड खुद बनाते हैं। उनकी बॉडी में सिर्फ किस चीज की डेफिशिएंसी होती है? इसलिए वो क्या खाते हैं? इंसेक्ट में नाइट्रोजन कहां से आई? मुझे तो पता ही नहीं था। एयर। इंसेक्ट में नाइट्रोजन कहां से आई? इंसेक्ट, हम झिंगुर को मारते हैं ना, बड़ी बदतमीजी से मरता है वो, नॉर्मली मरता ही नहीं है। क्यों नहीं मरता? अरे मरता क्यों नहीं है? जितने भी हमारे अर्थ पर इंसेक्ट्स होते हैं उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। दैट इज कवरिंग ऑफ काइटिन। किस चीज की कवरिंग? काइटिन। उस काइटिन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। समझ में आई मेरी बात? ये है ना वीडियो, तुम्हें सब याद दिलाएगा बेटा, परेशान मत हो। क्लियर ये पॉइंट? तो पैरासाइट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स एंड, अब बताओ पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल सर्च करना, आपके एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। अमरबेल। अमरबेल का बॉटनिकल नेम क्या होता है? अब सुनो, लास्ट टर्म सुनो। ऑटोट्रॉफ समझ में आ गया? कौन से ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं? विच मेक देयर एग्जाम्पल्स? ग्रीन प्लांट्स एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स ऑन other plants, which depends on saprotroph, depends on parasite, depends on living plants and animal, which are also called symbiotic. When two organisms live together and provide benefit to each other, पति पत्नी नहीं,
सुनो फिर से, ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विच लिव टुगेदर एंड प्रोवाइड बेनिफिट टू ईच अदर एंड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं और एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक। हाँ जी बेटा, अरे वही तो बता रहा हूं, सुन तो लो पहले। वन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड लाइकेन, नॉट लिचिन विचिन जो भी तुम लोग बोलते हो। क्या कहलाता है? हमने 8th 9th में यही सीखा बस। वी आर नॉट अमेरिकन्स, वी आर इंडियंस, ठीक है ना। हमें अमेरिकन और फ्रेंच नहीं सीखनी, हमें क्या सीखनी है? इंडियन इंग्लिश, इंग्लिश, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? देखो मेरी हिंदी भी अच्छी बेटा तुम लोगों से। क्या कहलाता है? लाइकेन। अब जिसने लिचिन बोला बेटा याद रखना, हाँ, इट्स कॉल्ड लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, वन इज कॉल्ड, सेकेंड इज कॉल्ड फंजाई, सेकेंड इज कॉल्ड फंजाई। एल्गी, जैसा कि हमें पता है प्लांट्स होते हैं, एल्गी फंजाई को क्या प्रोवाइड करेंगे? फूड। क्या प्रोवाइड करेंगे? बदले में फंजाई उनको रहने के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इस एसोसिएशन में से फंजाई को हटा दें तो सिर्फ क्या बचेगा? उसको हम लाइकेन नहीं बोल सकते। अगर हम एल्गी को रिमूव कर दें क्या बचेगा? हम उसको लाइकेन। दोनों की मिली जुली सरकार क्या कहलाती है? लाइकेन। क्या कहलाती है? लाइकेन। क्लियर ये सारे पॉइंट्स? कौन कौन से वर्ड्स पढ़े हमने? Who is called father of biology? Who is called? Good. What is biology? Science of life. Science of life is called? Who is father of zoology? पढ़ते तो बचपन से बेटा हम सब कुछ आ रहे हैं, याद कहाँ रहता है हमको? सेम वन इज कॉल्ड फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी। सर्च करके आना। और जितने भी टर्म्स हमने पढ़े हैं, मेरी बात सुन लो ध्यान से। अभी हम ट्राई करेंगे कि आप सबका एक ग्रुप बनाकर उस पे जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर होगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। ये सारे पॉइंट्स आपके पास सुबह 11 बजे तक लेक्चर के फॉर्म में पहुंच जाएंगे। आपको सारे पॉइंट्स एक बार लेक्चर में देखकर अपनी कॉपी में नोट करके आना है, रफ कॉपी में। फेयर मैं यहां कराऊंगा। रफ का मतलब रफ नहीं कि डॉक्टर की राइटिंग, सुन रहे हो ना बेटा? हाँ, अच्छे से लिख कर लाना है। और जो बच्चे पीछे बैठ के मस्ती कर रहे थे ना, मैंने सबको देखा है और ऊपर वाला भी सब देख रहा है, ठीक है ना? हाँ, मैं सबसे पूछूंगा। तो अच्छे दिन आने वाले हैं ना, तो अच्छे दिन ही आए। हाँ, मार खाने वाले दिन ना आए। क्लियर? महक, कल याद हो जाएगा? गुड, चलो मिलते हैं। थैंक यू। बच्चों